व्यवस्था की गई है, उससे महिलाओं में एन मास में वोटिंग एनडीए सरकार के लिए करते हैं। आप भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं, क्योंकि उन्हें पीछे का जो इतिहास नजर आता है वो इतना काला है, इतना घिनौना है कि शाम को निकल नहीं पाती थी। और वैसे लोग अगर आज वोट मांगने जाते हैं तो उन पर पब्लिक हंसती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इंश्योर हैं, निश्चिंत हैं कि विकास के लिए वोटिंग होगी। और वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, और एक साल पहले भी ये सीटें एनडीए की झोली में ही थी। ये दुर्घटना हुई, दुर्योग हुआ, ऐसा हुआ, इस तरह की घटना घटी किसी के साथ ना हो कि दोबारा से चुनाव कराना पड़ा, और फिर से जनता आशीर्वाद देगी। जनता पहले भी आशीर्वाद दी थी, पुनः आशीर्वाद चलिए देगी। 2 और तारीख सीटें से पहले वापस आप सभी एनडीए के अपने पास अपने आएंगी। दावे कर लीजिए। हालांकि जनता ने तो तय कर दिया है कि वो क्या चाहती है, कैसा नेता चाहती है, किसके वादे पर दावों पर उसने यकीन किया है। कुंतल कृष्णा जी, आप अपने प्रत्याशी की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? हालांकि आप लोगों ने जनता को कंफ्यूज भी बहुत कर दिया, पहले साथ फिर अलग हो गए, फिर आपसी मनमुटाव सामने आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंफ्यूजन के बीच से जनता भी आपको कंफ्यूज समझ रही थी? जी, इन उपचुनावों में 2-3 चीज़ें नई बिहार की राजनीति में उभर के आई। पहला तो बिहार में जो एक सूडो सेक्युलर चेहरा था आरजेडी का, वो क्लियर हो गया। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में आपके चैनल पे भी वो पर्चा दिखाया गया जिसमें भाजपा के उप मुख्यमंत्री और तमाम विधायक भाजपा के आरजेडी के कैंडिडेट के लिए तारापुर में वोट मांगते नजर आए, बाकायदा पर्चा निकाल करके। तो एक तो राजद का जो सूडो सेक्युलर चेहरा था वो क्लियर हो गया जनता के सामने। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि इन उपचुनावों से न सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है। इन उपचुनावों में बिहार की जनता एक नए भविष्य की तरफ देख रही है, एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रही है। और महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में वोट करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक बात है, राजनीतिक बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए साथ शुरू किया है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आप विश्वास करें उसका बहुत ज्यादा असर बिहार पे भी है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि कुशेश्वर स्थान तो हम चुनाव जीत चुके हैं और तारापुर में हमारी लड़ाई जदयू के साथ है। राजद तो कहीं है ही नहीं। हमारा राजद का छोड़ना यानी शरीर से आत्मा का निकल जाना। अब तो राजद एक मृत राजनीतिक लाश है बिहार में, और इन चुनावों के बाद इस लाश को ही, इस लाश का अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा। उसी राजद ने कुंतल कृष्णा जी ये कह दिया था कि कांग्रेस को तो पता ही नहीं है उसकी अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो वोट अब तक उसको मिल रहे थे, जिन वोटों की और जिन बातों को वो दावा और आधार बताती थी, वो भी तो राजद का था। इसीलिए तो आप भी उससे अलग हुए। अब उसी राजद ने पिछले 24 घंटों में क्या क्या नहीं किया कांग्रेस के परंपरागत वोटों को लेने के लिए। फेक न्यूज चलवाई कि सोनिया गांधी की बात हो गई है लालू जी से। फेक न्यूज क्या, लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरेआम झूठ बोलने पे मजबूर हुए कि उनकी सोनिया गांधी से बात हो गई है। सच्चाई ये थी कि सोनिया गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस के किसी नेता ने लालू यादव से कोई बात नहीं की। चूंकि हमारा एक सिद्धांत है, जो भी व्यक्ति कॉमनल ताकतों के साथ खड़ा दिखता है, और लालू जी ने बिहार में सेक्युलर ताकतों को कमजोर करके इस बात को साबित कर दिया। और दूसरी बात, भाजपा के उप मुख्यमंत्री और तमाम इनके एमएलए ने जो वोट मांगा तारापुर में राजद प्रत्याशी के पक्ष में, उस बात से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि राजद का और भाजपा का अंदर ही अंदर गठजोड़ है। तीसरी बात, ये राजद जो दावा कर रही है, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों भाई हमारे अस्तित्व को लेकर? लालू यादव ने आज भी कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के बगैर गठजोड़ हम लोगों का सर्वाइवल संभव नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीति आप कीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर आपका वजूद नहीं है। इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? 70 सीटें देना ही भूल चूक थी, उस भूल चूक को ही यहाँ पर राजद ने दूर करने की कोशिश की है, पश्चाताप कर रहे थे। हमारे साथ संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा मैं उनसे भी जान लेती हूँ। 1.5 घंटे डिस्कशन है। कुंतल कृष्णा जी आप तक पहुंचेंगे, चर्चा इस बात की ही है क्योंकि अब आप कुछ भी दावा कर लें, आपने क्या कहा और क्या किया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये तो वक्त खत्म हो गया है। जनता तो साफ कर चुकी है। 2 नवंबर को जो परिणाम होंगे, उस परिणामों को कितनी सहजता से सभी पार्टियां स्वीकार करती हैं? क्या वो ये मान लेंगी कि अगर उन्हें जनता ने नकार दिया है तो जिसे स्वीकारा है उसकी बात में यकीन थी, उसके बात पर सच्चाई थी?
ये सब कुछ देखना होगा। 2 नवंबर बहुत नजदीक है ये तारीख भी। संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, चुनाव खत्म हो चुका है, 4 बजे तक ही जो चुनाव का वक्त तय था, लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन आज की तस्वीर इस उपचुनाव के दौरान भी वो तस्वीर देखने को मिली जहां पर जनता, ये लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, चुनाव को लेकर उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो हर चुनाव में मजबूत नजर आती है, साफ नजर आती है। देखिए, लोकतंत्र तो परिपक्व हो ही रहा है और ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी बात बोलते हैं। उनको लगता है कि जनता इन चीज़ों को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, लेकिन जब वोटिंग की बात होती है, जब वहाँ पर कतार में लगने की बात होती है, जब उनको तय करने की बात होती है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो जनता बड़ी परिपक्वता के साथ अपना फैसला सुनाती है। और जब परिणाम आता है तब फिर अलग अलग दावे हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा सोच करके कहा था, जनता समझ नहीं पाई। जनता सब समझती है और जनता ही तय करती है कि लोकतंत्र में किस पार्टी को सत्ता में होनी चाहिए, किस पार्टी को सत्ता में नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है, लगता है कि जनता को हम समझा नहीं पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही है। जनता ठीक से समझती है और जनता अपना फैसला भी सही चुनाती है। रह गई बात कि अगर लोकतंत्र में उनको मत देने का अधिकार मिला है तो परिणाम जो हो, जिनके हित में हो, जिनके विपक्ष में हो, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अगर जनता को ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो वो अपना अगर मताधिकार का प्रयोग करते हैं, कौन सी बातें उनको अपील की, किसके खिलाफ में उनके मन में एक गुस्सा था जो वोट दे करके उन्होंने ये किया, रिफ्लेक्ट किया, ये तो बात की चीज है। लेकिन जनता को जब ये अधिकार मिला है तो जनता का जो वोटिंग परसेंटेज है, 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं चाहूंगी कि हमारे पैनल पे जो सहयोगी मौजूद हैं वो वोटिंग परसेंटेज ग्राफिक्स भी दिखाएं। 3 बजे तक का परसेंटेज 45.91% के आसपास बताया गया है। कुशेश्वर स्थान की बात कर लूं तो तकरीबन 45% से कुछ ज्यादा, 45.80% है। तारापुर में 46% है। इस आंकड़े को, इस वोटिंग परसेंटेज को हम कैसे एनालाइज करें, इसे कैसे देखें? नहीं, इसको सकारात्मक देखते हैं हम लोग, चूंकि ऐसे भी अगर आप अमूमन देखेंगे, बिहार में भी 2020 में जब स्टेट इलेक्शन हुआ था तो उस समय 50 से लेकर के 55% के बीच में एवरेज गया था। अगर 3 बजे तक का ये है 45% का, तो हम समझते हैं कि अंतिम 1 घंटे में थोड़ी गति और तेज हुई होगी और ये करीब करीब अबाउट 50 का आंकड़ा ये छुए होंगे। तो बाई इलेक्शन में अगर 50 का भी आंकड़ा छूता है तो मैं इसको सकारात्मक मानता हूँ। और एक चीज़ जो आज मैं देख रहा था कि फिर एक बार महिलाओं ने ये साबित किया है कि वो वोट देने की जो जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर दी है उसमें वो बड़ी सक्रिय रहती है, क्योंकि सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी। तो ये 50% तक भी अगर मतदान पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, और अवेयर होने की ज़रूरत थी, थोड़ा परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था और बढ़ेगा आगे, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें एवरेज करीब करीब इसी के इर्द गिर्द रहा है। बिल्कुल। चितरंजन, गगन जी, राजनीति में जीत और हार, कोई जीत